दोस्तों गिरी डूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज नंबर 7.1 में मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियोस मैंने प्रोवाइड कर दिए अप टू क्वेश्चन नंबर 14 तक। बट मुझे नहीं लगता कि आपको 15 के आगे वाले क्वेश्चंस जनरली एग्जाम में 11th के पूछे जाते हैं। बट एक दो सम्स जो इसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये स्पेशल क्वेश्चन है तो आपको सॉल्व करके रख लेना चाहिए, जिससे आपके, क्योंकि 11th में मोस्टली सिलेबस वैसा पूछा जाता है जो टीचर्स लोग कॉलेज में कराते हैं, तो बहुत ही कम चांस होता है। वैसे वीडियो नंबर फर्स्ट ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप सेकेंड वाला वीडियो देख लोगे, ये वाला भी अगर आप देख रहे हो, जैसे अगर आप 12th में अगर आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करना है मैथ्स में, तो ये सब चीज़ें आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। एमएसटी सीटी देना है तो ये सब चीज़ें बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये पार्ट पूरा का पूरा हम कवर करते हैं। अब देखो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, यस क्वेश्चन नंबर 15। देखो ये क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, इफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द पैराबोला। तो देखो यहाँ पे हमें जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला दिया है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या दिया है दोस्तों, वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू के एक्स। और हमेशा हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग अबो पैराबोला विथ, मैं किससे कंपेयर करूंगा दोस्तों, वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4ax से। तो यहाँ पे अगर मैं 4a विच इज इक्वल टू, यहाँ पे x के आगे क्या है दोस्तों k, तो a इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों k/4। तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई। अब यहाँ पे हमें क्या बोला है दोस्तों, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द पैराबोला आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब जो हम टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं वो कैसा है दोस्तों, परपेंडिकुलर है। तो वो जाने दो, सबसे पहले आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दी पैराबोला का जो फॉर्मूला है दोस्तों वो क्या था, y इक्वल टू एम एक्स, तो आपको याद है। और मैंने क्या बोला था, ए एम और पी एम होता है, तो आप ए एम से याद कर लो। अब यहाँ पे देखो y ऐसी है, एम एक्स भी ऐसे ही है दोस्तों। a का वैल्यू क्या है दोस्तों, k/4, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, m है। जनरली अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूँ तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, k है, ये 4 नीचे आ जाएगा, 4m हो जाएगा। और इस तरह से ये हमारा पूरा का पूरा इक्वेशन, अगर मैं इसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँ, पूरे इक्वेशन को अगर मैं क्या करूँगा दोस्तों, 4m से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा 4my। ये क्या आ जाएगा दोस्तों, ये 4m से मल्टीप्लाई होगा तो 4m² x, और यहाँ पे k, पूरा इक्वेशन 4m से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 4m² x माइनस 4my और प्लस k विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद अब हमें कौन से पार्ट की ओर दोस्तों बढ़ना चाहिए। अब मैं यहाँ से अगर समझो मैं वैल्यूज निकाल रहा हूँ, तो पहले मुझे ये वाला पॉइंट पुट करना है। देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब टेंजेंट के इक्वेशन में मैं ये वाला पॉइंट पुट कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे ये वाला पॉइंट पुट कर रहा हूँ 4m², अब देखो दोस्तों जो पहला होता है वो x की जगह पे पुट करते हैं, और 4m y की जगह पे क्या पुट करोगे, 9 प्लस k, देन 0 इक्वल टू माइनस, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 24m² और -36m और प्लस के। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और मुझे यहाँ पे क्या चाहिए दोस्तों पता है, मुझे यहाँ पे बोला है कि दोनों टेंजेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप जो है उनका मल्टीप्लीकेशन क्या होता है दोस्तों, -1। मतलब जब दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप का मल्टीप्लीकेशन का आंसर क्या होता है दोस्तों, -1। तो मुझे इस इक्वेशन से m1, क्योंकि ये आपको पता है स्लोप का इक्वेशन है, यहाँ पे देखो m1 दिखाई दे रहा है टेंजेंट का। तो अगर मुझे यहाँ से अगर स्लोप के मल्टीप्लीकेशन का अगर आंसर मिल जाए तो मेरा काम हो जाए। तो दोस्तों आपने 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था अल्फा इंटू बीटा। अगर जो रूट्स है दोस्तों अगर मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, c/a। फाइनली यहाँ पे अगर मैं c की बात करूँ तो यहाँ पे c का बात क्या है दोस्तों, यहाँ पे k वैल्यू दिखाई दे रहा है। और अगर मैं a के वैल्यू की बात करूँ तो a मतलब दोस्तों m² के आगे जो वैल्यू है -24। फाइनली मैं इसे लिख सकता हूँ k/24 माइनस, इस तरह से भी मैं लिख सकता हूँ। अब दोस्तों देखो यहाँ पे आपको पता है कि देखो क्या बोला है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द पैराबोला आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पे हमें पता है कि ये जो है टेंजेंट्स क्या है, परपेंडिकुलर है। तो गिवन कंडीशंस हम यूज कर रहे हैं दोस्तों। और ये देखो ये अल्फा इंटू बीटा लिया हूँ, इसी का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्लोप। तो इसका आंसर कितना है दोस्तों, -k/24 और -1। और फाइनली दोस्तों देखो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो k 24 1 सा 24 आया, k विच इज इक्वल टू कितना आया दोस्तों 24।
तो फाइनली यहाँ पे हमने के का आंसर निकाल दिया और के का आंसर कितना है दोस्तों 24। तो इस तरह की ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, देखो ये स्पेशल सम्स में मैंने इसलिए रखा है, इसके अंदर आप देखोगे तो स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट यूज हुआ कि अगर दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, जैसे यहाँ पे टेंजेंट है, तो उनके मल्टी स्लोप का मल्टीप्लीकेशन का आंसर क्या होगा -1। तो उस वाले कॉन्सेप्ट से मैंने दोस्तों यहाँ से के का आंसर निकाला। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्पेशल सम की ओर। अब देखो दोस्तों दूसरा स्पेशल सम में मैंने इस सम को रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। अब देखो कॉमन टेंजेंट है टू दी पैराबोला समथिंग एंड समथिंग यहाँ पे दिया है, और हमें क्या करना है दोस्तों कॉमन टेंजेंट फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है कि ये एक पैराबोला कहाँ पे ड्रॉ होने वाला है, एक्स एक्सिस पे, और एक आपका वाई एक्सिस, और दोनों में जो कॉमन टेंजेंट है उसका इक्वेशन हमें चाहिए। तो देखो ज़्यादा कुछ नहीं है, जो सबसे पहला पैराबोला दिया है वो आप यहाँ पे लिखो। यहाँ पे आप क्या करोगे दोस्तों, गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो यहाँ पे क्या आएगा y² विच इज इक्वल टू 4x। अगर मैं इसे कंपेयर कर रहा हूँ, देखो मैं लिख रहा हूँ कंपेयरिंग अबो इक्वेशन विथ y² विच इज इक्वल टू 4ax, देन 4a विच इज इक्वल टू 4, देन a इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 4 डिवाइड बाय 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 1। पहला चीज तो क्लियर हो गया। अब ए का वैल्यू आ गया दोस्तों, ए का वैल्यू आपको पता चल गया, यस सर ए का वैल्यू क्या है सर 1 है, परफेक्ट है। अब ए का वैल्यू अगर दोस्तों 1 है तो हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, अब हमें आगे की ओर बढ़ना चाहिए, और हमें आगे की ओर यहाँ पे देखो ए का वैल्यू हमें 1 मिल गया, तो मैं क्या कर रहा हूँ पता है, ये अब एक सेकेंड एक फोन रिसीव कर लूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आपने ए का वैल्यू निकाल दिया, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ पता है, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू दी पैराबोला। तो उसका इक्वेशन क्या है दोस्तों, आपको ऑलरेडी मैंने याद कराया था mx प्लस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों a/m। अब यहाँ पे देखो y इक्वल टू mx है, a का वैल्यू कितना है दोस्तों 1/m, यहाँ पे हमने लिखा। अब दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ पता है, इस इक्वेशन को मैं क्या करूँगा पता है, क्योंकि मुझे कॉमन टेंजेंट लाना, तो इस इक्वेशन को मुझे दूसरे वाले पैराबोला में पुट करना होगा। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे देखो लिख रहा हूँ पुट इक्वेशन 1 इन x² विच इज इक्वल टू 32y, क्योंकि कॉमन टेंजेंट लाना है तो यहाँ पे x² विच इज इक्वल टू 32, y की जगह पे क्या आएगा दोस्तों mx प्लस 1/m, हमने यहाँ पे पुट किया y की जगह पे, y का जो इक्वेशन था mx प्लस 1/m, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों ये x² 32mx, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 32/m, मतलब 32 दोनों को मल्टीप्लाई हुआ, फिर पूरा इक्वेशन m से मल्टीप्लाई होगा, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा m, नीचे m दिख रहा है ना, तो पूरा इक्वेशन m से मल्टीप्लाई होगा, तो m x² 32 ये m से मल्टीप्लाई होगा तो mx हो जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी m है तो बस यहाँ पे 32 आएगा। अगर मैं इसको लिखूँ तो ये 32 m² x लिखूंगा, ये माइनस m, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये देखो ये x² वाला पार्ट है तो m आपने लिखा, ये वाला पार्ट यहाँ पे ले लो 32 m² x है, और ये 32 भी यहाँ पे आएगा विच इज इक्वल टू 0। अब देखो दोस्तों इसको आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह समझना, ax bx प्लस c विच इज इक्वल टू 0, प्लीज इस तरह समझना। तो यहाँ पे अगर मैं a के वैल्यू की बात करूँ तो x² के आगे जो है वो a है, b के वैल्यू की बात करूँ तो देखो यहाँ पे दोस्तों x के आगे जो वैल्यू है, तो x के आगे -m² है, बहुत सारे लोग को नहीं समझता इसलिए मैं लिख रहा हूँ, एंड c के वैल्यू की बात करूँ तो -32 है। अब हमें क्या करना है दोस्तों यहाँ पे, अब देखो जो दोस्तों कॉमन टेंजेंट है, तो कॉमन टेंजेंट दोनों पैराबोला को है, तो आपको सीधी सी बात है कि ये जो आपको दिया है दोस्तों, अगर मैंने उसका टेंजेंट का वैल्यू अगर इसके अंदर हमने पुट किया है तो इसका आंसर समथिंग हमने यहाँ पे सॉल्व किया, तो ये एक तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मैं ऐसे केस में दोस्तों मैं इसके डिस्क्रिमिनेंट को 0 ले सकता हूँ, आपने पढ़ा हुआ है 10th क्लास में, आपने देखो b² माइनस 4ac विच इज इक्वल टू, आप यहाँ पे 0 लोगे तो देखो यहाँ पे b² क्या आएगा दोस्तों, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो -32 m² का स्क्वायर -4, a का वैल्यू कितना है दोस्तों, a का वैल्यू कितना है दोस्तों m, और c का वैल्यू कितना है दोस्तों -32 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने ये चीज़ों को लिखा है। अब देखो दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैंने यहाँ पे चीज़ों को लिख दिया है,
अब नेक्स्ट केस में मैं क्या करने वाला हूँ दोस्तों, प्लीज ध्यान से देखने की कोशिश करना। 32 का स्क्वायर लूंगा, 32 का स्क्वायर लूंगा मतलब 32 को 32 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 1 0 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 4 2 1 0 2 4। तो यहाँ पे 1 0 2 4 और ये माइनस है, स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे m रेज टू क्या आएगा दोस्तों 4 माइनस, अगर आप यहाँ पे लिखने जाओगे तो देखो माइनस माइनस क्या आएगा प्लस, 32 इंटू 2, 4 2 ज़ा 8 एंड 3 4 ज़ा 12 m इक्वल टू 0। अगर मैं दोनों में से m बाहर ले रहा हूँ और ये 128 इसके टेबल में आता है, 8 के टेबल में कितने टाइम में आता है, 8 4 जा रहेगा, और एक 8 8 जा 64 आता है, उसके लास्ट में 4 है, तो ये 4 जा में तो नहीं आएगा, 400 समथिंग। 8 जा एक बार आप चेक करो, 128 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 8 8 जा 64। अब देखो 8 2 जा 16, 16 और 0, सॉरी 8 2 जा 16 और 22 हो जाएगा, 2 कैरी, 8 1 सा 8 और 2 0, यस आ रहा है। तो देखो हमेशा ऐसा समझा करो, अगर बड़े नंबर्स हैं तो उसको देखा करो ये इसके टेबल में आता है कि कैसे पहचानो कि इतने टेबल में 1 जा 2 जा लिखोगे बहुत टाइम जाएगा। लास्ट वाला नंबर देखा करो 8 है, तो 8 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4 आएगा, तो 8 4 जा 32 होता है, पर 32 तो नहीं चलेगा, 4 चाहिए ना हमें। 8 3 जा अगर आप करते हो तो 24 आता है दोस्तों, 8 3 जा 24। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 जा अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 300 समथिंग रहेगा, और अपने को क्या बड़ा नंबर 1000 समथिंग चाहिए, तो इसलिए मैंने, और 8 में किसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 के टेबल में 4 आता है, तो दोस्तों 8 8 जा आता है, इसलिए मैंने 8 जा कर लिया। तो मुझे ये समझा कि दोनों में कॉमन 8 है, मतलब दोनों में कॉमन 128 है, मतलब 128 दोनों के टेबल में आ रहा है। इसके टेबल में कितने टाइम में आता है दोस्तों, 8 टाइम में, और यहाँ से एक और m बाहर लिया तो m क्यूब है, यहाँ से ये पूरा टर्म बाहर आया तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे गया दोस्तों 0 है। अब यहाँ पे ये पार्ट होने के बाद यहाँ पे देखो आप किस तरह से इसे लिख सकते हो, अगर आप 128 m ले रहे हो इक्वल टू 0 और 8 m क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे फाइनली m का आंसर क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। और यहाँ पे m क्यूब 8 ये -1, देन m क्यूब विच इज इक्वल टू -1/8, और फाइनली ये क्यूब है, तो आपको पता है 8 का क्यूब किसका होता है, 2 का, और ये 1, और ये माइनस फॉर्म में ही हम क्यूब को रखते हैं, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर होता तो आपको पता है स्क्वायर हमेशा उस तरह से नहीं रहता, पर क्यूब में हमेशा माइनस का इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो दोस्तों आपको बस क्या करना है, इस m के वैल्यूज को पुट m इक्वल टू, ये तो 0 है तो इसको पुट क्या करोगे इन इक्वेशन नंबर, जहां पे हमने कॉमन टेंजेंट सिलेक्ट किया, ये इक्वेशन नंबर क्या आएगा दोस्तों, फर्स्ट में हमें क्या करना है, पुट करना है। अब फर्स्ट में अगर मैं इसे पुट करता हूं तो फाइनली इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, y इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस 1/m, वाई इक्वल टू -1/2x 1/-1/2, y इक्वल टू -x/2 प्लस माइनस माइनस ये 2 ऊपर आएगा, फिर पूरा इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2y माइनस एक्स यहाँ पे 4, देन x यहाँ पे आएगा तो x प्लस 2y, और ये 4 भी यहाँ पे आएगा विच इज इक्वल टू 0। तो फाइनली दोस्तों हमने यहाँ पे पूरा का पूरा पार्ट लिख दिया और बहुत अच्छे तरीके से हमने सभी चीज़ों को सॉल्व कर दिया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 स्पेशल सम है, इसमें 3 क्वेश्चंस और भी है। जैसे अगर आप देखोगे तो इसके पहले वाला सम और लास्ट के 2 छोटे मोटे क्वेश्चन है, जिसमें से मुझे ऐसा लगता है कि आपको लास्ट वाला सम सॉल्व करना चाहिए, और अगर इसके पहले वाला सम देखना है तो आप देख सकते हो, बट इतना ज़्यादा है नहीं कि उस तरह के टीचर सम सॉल्व कराएंगे। बट अगर कभी आपको ऐसा फील हुआ कि नहीं सर, वो भी आप बता दो, तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट करना, अगर आप वीडियो देखोगे तो ज़रूर मैं बता दूंगा। और नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों मेरा एलिप्स के ऊपर, और पार्ट 2 की चीज़ों को अगर आपको कवर करना होगा तो हमारा प्रदीप गिरी कॉलेज, प्रदीप गिरी 11th-12th अकेडमी है, आप वहाँ से कर सकते हो, और प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल पे दोस्तों हमारा 12th का पेड कोर्स चलता है, आप उससे ज्वाइन हो सकते हो। जय हिंद दोस्तों।